वेलकम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1991 में हमारी कंट्री में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसे हम एलपीजी पॉलिसी बोल रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं या एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं। यानी कि हम आज उस पॉलिसी की बात कर रहे हैं जिसने एक तरीके से ये मान लीजिए कि इंडिपेंडेंस से लेकर और 1990s तक इतने 40 सालों के टाइम पीरियड में, 42 साल के टाइम पीरियड में, जो भी टाइम पीरियड था उसमें जो भी हमारे से गलतियां हुई, जो भी हमने कचरा किया, मतलब समझ लो जो भी काम खराब किए, उन सबको सुधार दिया और हमारी डेस्टिनी बदल दी। यानी कि आज हम लोग डेवलपमेंट के पाथ पर अगर इतनी तेजी से बढ़ पाए तो सिर्फ और सिर्फ उस एलपीजी पॉलिसी की वजह से, वरना हमारे साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हम आज इतनी तेजी से इतने ज्यादा हम डेवलप्ड नहीं हो पाते। ठीक है, देखिए बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसको बेसिकली एलपीजी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। एलपीजी, एल का मतलब यहां पर है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब यहां पर है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब यहां पर है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब ये तो हुई बात की बात, ये तो भी मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, लेकिन अभी मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं इसको, अभी हम कुछ और पढ़ेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर हालात कैसे थे। हुआ क्या था कि जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी सबसे पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई वो 1948 में। ठीक है, उसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई, मतलब इंडस्ट्रियल वर्क को 4 कैटेगरी में बांटा। एक पहली कैटेगरी उन फैक्ट्रीज की, उन सेक्टर्स की रखी गई जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे माइनिंग हो गया, ऑयल रिफाइनरी हो गया, ये सारी चीजें, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी काम नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी कैटेगरी बनाई जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर सकते। ठीक है, तीसरी कैटेगरी बनाई जिसमें प्राइवेट काम करेगा लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट की बिना परमिशन कोई काम वहां पर नहीं हो सकता। और चौथी कैटेगरी वो जिसमें प्राइवेट सेक्टर, अच्छा चौथी कैटेगरी में वो फालतू की चीजें डाली जिसको बनाने में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी, कि वो सेक्टर्स हैं जो तुम्हारे हवाले, तुम चाहो जैसा काम करो, हम लोग से कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका नतीजा कोई खास निकला। तो 1956 में एक और पॉलिसी आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आया। उस आईपीआर 1956 में क्या था, उसमें भी ऐसे ही था कि उसमें भी कैटेगरीज बांटी, बस 4 की बजाय 3 कैटेगरी बांटी, और जिसमें ये था कि पहली कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें गवर्नमेंट ही काम करेगी, दूसरी कैटेगरी उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं रहेगा, और तीसरी बची कुची जो कैटेगरी है, जो फालतू के सेक्टर्स है, वो प्राइवेट के मदद से छोड़ दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस चलता रहा। लेकिन हाँ, इसमें एक खास बात ये थी, और वो बात ये थी कि जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज थी, जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो गवर्नमेंट के जिम्मे सौंपी गई और गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोल दी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई, उन फैक्ट्रीज को सही से चलाने वाला कोई नहीं था, उन फैक्ट्रीज को सही से ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था। और आप सोचो, आपकी दुकान है इस एरिया में, खैरकल में मानकर चलो आपकी एक शॉप है, और आपके जैसा काम करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप प्रॉफिट कमाओगे या लॉस कमाओगे, ऑब्वियस सी बात है कि यार कंपटीशन तो है नहीं, मैं तो प्रॉफिट कमाने वाला हूँ अच्छे से।
लेकिन आप सोचो गवर्नमेंट के साथ भी यही हाल था कि गवर्नमेंट की कंपनी के अलावा उस सेक्टर में काम करने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को क्या था, नुकसान था। तो हो गई ना प्रॉब्लम यहाँ पर। तो ये क्या है, सब कुछ मामला खराब चल रहा। और हुआ ये कि 1990 आते हमारे कंट्री के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा था। मतलब आप ये सोचो, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इतना पैसा था कि हम 14 दिन का ही इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि पर डे अगर मानकर चलो 5 लाख का इंपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ 14 दिन के लिए ही इंपोर्ट कर सकते थे, यानी कि 70 लाख रुपए बचे थे। ये हाल हो गया था, ठीक है। अब सोचो इससे बुरा हाल क्या होगा। अब हम लोगों का दिमाग खराब हो गया हमारी गवर्नमेंट का। अच्छा, हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो पिछले 10 सालों से चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि पॉलिसी लेकर आओ ग्लोबलाइजेशन की। वो किसकी पॉलिसी कह रहे थे, इस पॉलिसी को लेकर आओ ग्लोबलाइजेशन को, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब क्या हुआ, पैसा खत्म। अब क्या किया जाए, पैसा मांगे। अब पैसा मांगे किससे, देने को तो कोई तैयार है ही, क्योंकि हम रीपे कैसे करेंगे, हालत हमारी खराब है। अब तक जिनसे पैसा लिया था उनको हमने पैसा कभी दिया ही नहीं। अब क्या किया जाए, तो हमारी गवर्नमेंट गई वर्ल्ड बैंक के पास और IMF के पास। वर्ल्ड बैंक और IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और जो वर्ल्ड बैंक है उसका नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था तो उसके थोड़े टाइम बाद 1944 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। एक जगह है ब्रेटन वुड्स नाम की, वहां पर पूरी दुनिया के देश पहुंचे थे और वहां पर एक मीटिंग कंडक्ट हुई, ठीक है। देखिए लिख देता हूं मैं, ठीक है, 1944 में। अब हुआ ये कि वहां पर वो लोग पहुंचे तो वहां पर कुछ बड़े फैसले लिए गए थे। एक बहुत बड़ा फैसला ये था कि गोल्ड को खत्म करके डॉलर स्टार्ट होगा। ये आपके काम का नहीं, छोड़ देंगे आप इस बात को। ब्रेटन वुड्स में क्या था, एक बैंक बनाया गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि पूरी दुनिया के लिए काम करेगा। जिन देशों की हालत खराब है उनको पैसा देगा, वहां डेवलपमेंट भी करेगा। तो उस बैंक को हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। अब हम लोगों ने उनसे लोन मांगा, उन्होंने बोला जी कोई दिक्कत नहीं है, लोन तो हम आपको अभी दे देंगे। और लोन कितने का, 7 बिलियन डॉलर्स, इतना लोन हमें मिला। लेकिन उन्होंने बोला कि एक शर्त है। उन्होंने बोला सब शर्त क्या है, बोले ये है ना, ये ग्लोबलाइजेशन की, आप लोग इसको अप्लाई नहीं करते। हाँ बात सही, अप्लाई क्या नहीं करते आप समझिए। आज की तारीख में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, 1991 से पहले हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते थे। विदेशी कंपनियां भारत में काम नहीं करती थी, विदेशी कंपनियों के भारत में आने पर रोक थी, विदेशी सामान को भारत पर आने में रोक थी। दुनिया भर के 200% का 60% का टैक्स लगाया हुआ था कि कुछ भी हो जाए हम फॉरेन गुड्स इंडिया के अंदर बिकने नहीं देंगे। अब उससे प्रॉब्लम ये थी कि जो इंटरनेशनल कंपनीज थी वो दूसरे देशों में जाती जा रही थी और इंडिया में नहीं आ रही थी। इंडिया को इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही थी, इंडिया को ये नुकसान होता था बहुत भारी। तो उन्होंने बोला कि देखो साफ सी बात है, हम लोग ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं और अगर इंडिया इस ग्लोबलाइजेशन को नहीं अपनाएगा तो हम पैसा नहीं देंगे। अब वही वाली बात है, मरता क्या ना करता, पैसे की तो जरूरत है, पैसे भूखे पड़ते हैं। उन्होंने बोला हमारी गवर्नमेंट ने कि जो चाहिए, जो पॉलिसी चाहते हो आप लोग, हम सब अलाउ करेंगे, हम सब अप्लाई करेंगे, बस पैसे। तो दे दिए पैसे, हमने पॉलिसी अपनाई ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ग्लोबलाइजेशन बिना इन दोनों के, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के, सक्सेसफुल नहीं था। तो हमने पॉलिसी अपनाई LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्लियर हो गई वाली, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉलिसी हमने जानबूझ के अपनाई है, मजबूरी में, एक तरीके से मजबूरी में अपनाई, ठीक है। अच्छा, क्या रीजंस थे जिनकी वजह से हमें ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि एक LPG पॉलिसी अपनानी पड़ी। हम उन रीजंस की बात करते हैं कि कैसे, क्या
जिनकी वजह से हमें पॉलिसी अपनानी पड़ी। तो देखिए बताता हूँ आपको। पहला रीजन ये था कि हमारे कंट्री के पास इंपोर्ट करने के लिए पैसा क्या हो गया था, खत्म। मैंने आपको बताया ना सिर्फ 14 दिन का, पूरे 14 दिन का भी पैसा नहीं बचा था हमारे कंट्री के पास, ये हाल हो गया। तो पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये था कि हमारे इन्फ्लेशन, यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था। उस समय क्या था, गल्फ क्राइसिस आए थे। गल्फ क्राइसिस क्या था, जो खाड़ी देश होते गल्फ कंट्रीज, यहाँ पर ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल, वो आपस में लड़ने लगे। अब जब आपस में लड़ने लगे तो एक दूसरे के देशों के ऊपर कब्जा जमा नहीं होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, जो क्रूड ऑयल के दाम थे ना वो बहुत बढ़ गए, वो बहुत बढ़ गए। तो हुआ ये कि हमारे पास जो कच्चा तेल मान लो पहले 10 रुपए में आता था, अब वो 25 के हिसाब से मिलेगा, 20 के हिसाब से मिलेगा। मतलब हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया। जैसे सोचो क्रूड ऑयल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, लोगों का ट्रैवल, सब्जी का आना जाना, सामान का आना जाना और सारी चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी। तो हमारे यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया था, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन। इस वजह से भी हमें ये पॉलिसी अपनानी पड़ी। तो दो रीजन थे। पहला रीजन तो ये हुआ कि हमारे देश में पैसा खत्म हो गया था। दूसरा रीजन ये था गल्फ क्राइसिस आ गया। और बता दो और क्या रीजन है, देखिए। और जो हमारा बीओपी होता है ना, बीओपी वो एडवर्स था। मतलब आप समझिएगा कि बीओपी क्या होता है। देखिए इसका मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या मतलब है इसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए हम लोग ट्रेड करते हैं भाई, सामान बेचते हैं और सामान निकालते हैं, ठीक है। भाई मेरी दुकान है तो मैं ग्राहक को सामान बेचूंगा और सप्लायर से सामान मंगाऊंगा, ऑब्वियसली बात है। जिसको सामान बेचूंगा उससे पैसा आएगा और जिससे सामान मंगाऊंगा उसको पैसा दूंगा। मैं फायदे में कब रहूंगा, जब मेरे पास बिक्री हो ज्यादा, यानी कि बेचने से पैसा आता है ज्यादा और मंगाता हूं मैं, तभी तो फायदे में रहूंगा ना। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी यही काम करता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करता है। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है, इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की। कौन कौन सी होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ही इंक्लूड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, इंपोर्ट का मतलब क्या है, सामान मंगवाना। जब हम सामान मंगवाएंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, सामान भेजना। सामान भेजेंगे तो पैसा आएगा। आपके लिए फायदेमंद क्या है, एक्सपोर्ट फायदेमंद है क्योंकि उससे पैसा आता है। इंपोर्ट नुकसानदायक है क्योंकि उसकी वजह से पैसा देना पड़ता है। अच्छा, फायदे में कब रहोगे, जब एक्सपोर्ट तो हो ज्यादा और इंपोर्ट हो कम। भाई एक्सपोर्ट ज्यादा मतलब आपका सामान ज्यादा जाएगा तो पैसा ज्यादा आएगा, और इंपोर्ट कम यानी कि मंगा कम रहे हो तो पैसा कम देना पड़ेगा ना। समझ रहे हो बात को। तो एक्सपोर्ट हो ज्यादा, इंपोर्ट हो कम, तब तो हो आप फायदे में। लेकिन हमारा जो बीओपी ये नेगेटिव था। क्या था ये, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि जो इंपोर्ट थे ना, इंपोर्ट वो तो थे ज्यादा, और जो एक्सपोर्ट थे, एक्सपोर्ट वो थे कम। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट थे ज्यादा और एक्सपोर्ट थे कम। तो नुकसान ये था कि पैसा हमें ज्यादा देना पड़ता था और आता था हमारे पास कम। तो बैलेंस अब होगा क्या, मान लो हम सामान भेजते हैं बाहर 200 रुपए का और मंगाते हैं 500 का, तो 300 जेब से देने पड़ते हैं, यानी कि देश का पैसा देश के बाहर जाता है। तो बीओपी एडवर्स यानी कि नेगेटिव था, इस वजह से भी हमें ये एलपीजी पॉलिसी अपनानी है। एक होता है ट्रेड डेफिसिट। अच्छा, बीओपी ना, बीओपी इसमें 4 आइटम्स आते हैं, मतलब 4 तरीके के आइटम्स आते हैं, 4 तरीके की ट्रांजैक्शंस आती है। एक तो आती है गुड्स की, एक आती है सर्विसेज की, एक आती है वन वे और एक आती है कैपिटल। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 4 तरीके की ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। गुड्स, सर्विसेज, वन वे ट्रांजैक्शन जिसे हम यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, और कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कौन सी ट्रांजैक्शंस, कैपिटल ट्रांजैक्शन। अब एक होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट भी क्या होता है, उसमें भी हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ही इंक्लूड करते हैं।
बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि बीओटी। अब वो बीओटी में क्या इंक्लूड होता है, गुड्स का इंपोर्ट और गुड्स का एक्सपोर्ट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितनी चीजें इंक्लूड हो रही है, गुड्स, सर्विसेज, वन वे और कैपिटल। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ कितनी चीज इंक्लूड हो रही है, एक, वो भी कौन सी, गुड्स। इसका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड छोटा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा है, ये बात तो क्लियर होगी। अब कह रहे हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था ना ये भी नेगेटिव था, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था ये भी कैसा था, नेगेटिव था। और आपको समझाया कि नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव तब है जब गुड्स का इंपोर्ट हो ज्यादा और गुड्स का एक्सपोर्ट हो कब। यानी कि अगर हम सारी ट्रांजैक्शन देखें तो भी घाटे में, और अगर गुड्स के केस में ट्रांजैक्शन देखें तो भी घाटे में। ये चौथा रीजन हो गया यहाँ पर हमें एलपीजी पॉलिसी को अपनाने का। तो ऐसे 4-5-6 रीजंस थे जिनकी वजह से हमारे कंट्री के हालात बहुत खराब चल रहे थे। उन खराब हालातों की वजह से हमें एलपीजी पॉलिसी को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो क्लास ये वाली बात यहाँ पर क्लियर होगी। देखिए हमने पढ़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि 1991 में आई थी, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं या एलपीजी पॉलिसी 1991 में बोलते हैं। ये पॉलिसी हमने मजबूरी में अपनाई थी। इस पॉलिसी में सबसे मेन है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन उसकी सक्सेस डिपेंड करती है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बेसिस पे। हालात हमारे खराब थे, हमने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, उन्होंने हमें $7 बिलियन का लोन दिया, लेकिन शर्त थी कि ग्लोबलाइजेशन अपनाना होगा। हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को भी अपनाया, ठीक है। और अब आपको इसमें रीजंस बता दिए कि किन रीजंस की वजह से हमें ये एलपीजी पॉलिसी अपनानी पड़ी, क्या कारण थे जिसकी वजह से हमें एलपीजी पॉलिसी को अपनाना पड़ा। क्लियर होती है वाली बात। इसके बाद ये जो एक एक करके टॉपिक्स है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू क्लास।